नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनसॉल्व मिस्ट्री, एक अनसॉल्व सीरियल किलर के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम है ज़ोडिएक किलर। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इसने एक एक करके कत्ल किए और कैसे आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और ये बंदा वो था जो पेपर में, अखबार में काफ़ी सारे सबूत देता था, एक पजल देता था, लेकिन फिर भी पुलिस और अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी इस बंदे को आज तक खोज नहीं पाई है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 1968 के दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेविड और बेटी अपनी कार से कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या जो कपल होते हैं, वो नॉर्मली किसी सुनसान इलाके में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लोग भी रात में एक लॉन्ग ड्राइव के लिए एक सुनसान एरिया की तरफ निकल जाते हैं। तभी ये नोटिस करते हैं कि इनका पीछा एक कार कर रही है। काफ़ी टाइम तक वो कार इनका पीछा करती है और जो कार होती है वो इनके कार के आगे सामने आके रुक जाती है। इसके बाद जो कार में बंदा होता है वो इन दोनों से बोलता है कि आप गाड़ी के दरवाजे खोलो और बाहर आ जाओ। लेकिन डेविड और बेटी ये नहीं करते। तभी वो बंदा अपनी कार से एक बंदूक निकालता है और इनकी कार के पिछले टायर पे फायर करता है। ये दोनों पैनिक में कार का दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। तभी जो वो बंदा होता है वो अपनी कार से उतरता है और डेविड के ऊपर 4 राउंड फायर करता है और डेविड की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो बेटी होती है वो भागने में थोड़ी कामयाब होती है, लेकिन तभी जो किलर होता है वो बेटी के सामने आ जाता है, उसको 5 गोलियां मारता है और वहीं छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, बाद में इन दोनों की बॉडी को कुछ लोग देखते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद पुलिस इनकी बॉडी को उठा के ले जाती है और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और इसके बाद क्या होता है, पुलिस को उस एरिया में कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे कि इनकी कार के ऊपर एक जेड बना होता है, लेकिन उस टाइम पुलिस वाले कुछ सोच समझ नहीं पाते। कुछ महीनों बाद 4 जुलाई 1968 के दिन दोबारा ऐसी ही घटना होती है और ये घटना जो पहली घटना हुई थी उससे 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास होती है। वहाँ पे भी सेम एक कपल एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, 4 जुलाई के दिन अमेरिका का जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये कपल अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ पटाखे लेने जा रहे थे। तो दोस्तों, इन कपल के जो नाम थे वो थे डार्लिन, जो कि लड़की का नाम है, और मैथ्यू या फिर माइकल। तो जैसे ही डार्लिन और माइकल कुछ दूरी पे अपनी कार से पहुंचते हैं, तभी इनको भी महसूस होता है कि एक कार वाला इनका पीछा कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक खाली एरिया होता है वहां पे जाके अपनी कार को लगा देते हैं। इनको लगता है कि शायद जो कार पीछा कर रही थी वो आगे निकल गई होगी, लेकिन जो ये खुशी थी इनकी, ये कुछ ही देर की थी। जो वो कार वाला था, ये इनके कार के सामने आके अपनी कार को लगाता है और इसके बाद वो अपनी कार से उतरता है और इनके ऊपर फायरिंग करता है। तो दोस्तों, इस फायरिंग में जो डार्लिन होती है वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो माइकल होता है वो बच जाता है। तो दोस्तों, जो वो खूनी होता है उसको तो लगता है कि डार्लिन और मैथ्यू या फिर माइकल की वहीं पे मृत्यु हो गई है, लेकिन माइकल किसी तरीके से बच जाता है। इसके बाद जो खूनी होता है वो एक पीसीयू पे जाता है और पुलिस के पास कॉल करता है, लेकिन सामने से कुछ वो बंदा बोलता नहीं है। मतलब जो किलर होता है वो पुलिस वालों से कुछ बोलता नहीं है, बस कॉल डायल करके काट देता है। इसके बाद कुछ लोग डार्लिन और माइकल को देखते हैं और पुलिस वालों को कॉल करते हैं। पुलिस वाले आते हैं और डार्लिन और मैथ्यू को उठा के एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पे मैथ्यू से या फिर कह सकते हैं माइकल से पूछताछ की जाती है। माइकल बताता है कि एक बंदा आया और उसने उनके साथ ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि उस बंदे की शक्ल कैसी थी, वो किस टाइप का था। तो माइकल बताता है कि वो थोड़ा सा लंबा था, उसकी हाइट करीब 5 फीट 8 इंच की थी और वो गोरा था। ऐसे ऐसे सारी चीजें बताता है। इसके बाद क्या होता है,
पुलिस को ये पता चलता है कि इनकी कार के ऊपर भी एक जेड बना हुआ है। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी किलर ने ही इन लोगों को भी मारा है। ऐसे कर करके पुलिस वाले एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वो किलर होता है वो 3 लोकल न्यूज़पेपर वालों के पास कॉल करता है और उनको बताता है कि उसने ऐसे ऐसे करके 2 जगहों पे 4 लोगों को मारा है। और इसके अलावा वो न्यूज़पेपर वालों से ये भी बोलता है कि आगे जाके वो और 12 लोगों को मारेगा अगर इन न्यूज़पेपर वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। तो न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं कौन सी बात? तो वो बताता है कि जो मैं आपको ये कॉल कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पे छपना चाहिए। इसके अलावा ये किलर इन सारे न्यूज़पेपर वालों को एक पार्सल भी भेजता है और उस पार्सल में कुछ कोड लिखे होते हैं और ये किलर उन न्यूज़पेपर वालों से बोलता है कि इन कोड को आपको अपने पेपर में छापना है, वो भी फ्रंट पेज पे। और जो भी इंसान या जो भी पुलिस वाले इस कोड को सॉल्व कर लेंगे, समझ लो वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप मेरे तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इस कोड को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये कोड कोई पहली बार या फिर आखिरी बार नहीं भेज रहा हूँ, इसके बाद और भी कोड भेजूंगा। जैसे जैसे आप लोग इन कोड को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आप मुझ तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा कहने के बाद उस बंदे ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद न्यूज़पेपर वालों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं ये किलर दोबारा और किसी लोगों को ना मार दे, इसलिए इन न्यूज़पेपर वालों ने इस इंटरव्यू को और उस कोड को अगले दिन फ्रंट पेज पे छाप दिया। इसके बाद क्या होता है, जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो सारा कनेक्शन जब बिठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं, वही ही बंदा है जो पहले उसने 20 दिसंबर 1968 के दिन एक कपल को मारा था और 4 जुलाई के दिन एक कपल को मारा था। इसके बाद क्या होता है, उसके कुछ दिनों बाद 2 और लोगों को मारा जाता है 27 सितंबर 1968 के दिन। तो दोस्तों, ऐसे कर करके धीरे धीरे कत्ल होते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, पुलिस वालों के पास फिर एक कॉल आती है और इस टाइम जो किलर होता है वो पुलिस वालों से बात करता है और पुलिस वालों को मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अभी तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाए हो। मैंने तुम लोगों को कई सारे कोड भेजे हैं लेकिन तुम लोग आज तक एक भी कोड सॉल्व नहीं कर पाए हो। इसके बाद ये सारी चीजें बोल के वो कॉल कट कर देता है। तो दोस्तों, जो ये कोड था ये एफबीआई तक भी जाता है और भी कई सारे पुलिस वालों के पास जाता है और इनमें से एक पुलिस वाला इस कोड को सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, जो वो पहला कोड न्यूज़पेपर में भेजा गया था, जो फ्रंट पेज पे छपा था, तो जब उस कोड को सॉल्व किया जाता है तो पता चलता है कि उस कोड में लिखा होता है कि तुम इंसान एक जानवर की तरह हो और जंगली जानवर को भी मारना बेकार है, लेकिन तुम इंसानों को जब मैं मारता हूं तो मुझे मजा आता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम इंसानों को मारूंगा और जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम सारे इंसान स्वर्ग में आके मेरी सेवा करोगे, मतलब जिन लोगों को वो मार रहा है। मतलब ऐसे कर करके एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ डेबिल वाली बातें उसने लिख रखी थी और एक तरह से पूरे इंसान की जाति को या इंसानियत को उसने चैलेंज दे रखा था। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो और भी कई सारे कोड भेजता है और पुलिस वालों के पास फोन करता है, लेकिन कोई भी कोड पुलिस वाले और क्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो ये बंदा था ये बहुत गैप ले लेके लोगों का मर्डर कर रहा था, मतलब कि 2 महीने एक मर्डर कर देता, उसके बाद 2-4 महीने बाद फिर मर्डर करता। और जो ये मर्डर थे ये कैलिफोर्निया के आसपास ही होते थे। और इसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने कुछ सारी चीजें इसमें क्लू निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि वो जो बंदा है जिन लोगों को मारता था उनके आसपास जेड लिखता था। तो पुलिस वालों को उस कातिल से जब उन्होंने बात करी, जैसे जब उसने कई बार पुलिस वालों को फोन किया था, तो पुलिस वालों को धीरे धीरे पता चल गया कि उस बंदे का नाम है ज़ोडिएक किलर। मतलब उसका नाम ज़ोडिएक है जो कि एक राशिफल होता है और इसी से इसका नाम ज़ोडिएक किलर पड़ा। और इसके बाद पुलिस वालों ने कुछ और पॉइंट नोट किए हुए थे, जैसे कि ये जब भी किसी को मारता है तो वो ज़्यादातर एक कपल होते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दूसरा पॉइंट ये था, ये ज़्यादातर सुनसान इलाके में ही किसी को पकड़ता है। तीसरा पॉइंट ये था कि वो बंदे ज़्यादातर कार से ही होते हैं, मतलब वो जो कपल होते हैं वो ज़्यादातर कार में होते हैं। चौथा पॉइंट ये था कि वो बंदे ज़्यादातर कार से ही होते हैं, मतलब वो जो कपल होते हैं वो ज़्यादातर कार से ही होते हैं, मतलब वो जो कपल होते हैं वो ज़्यादातर कार से ही होते हैं। मतलब वो जो कपल होते हैं वो ज़्यादातर कार से ही होते हैं। चौथा पॉइंट ये था
कि जो ये कपल होते हैं ये किसी समुद्र के आसपास ही होते हैं। ऐसे कर करके पुलिस वालों ने कुछ पॉइंट निकाले और इसके अलावा पुलिस वालों ने सोचा कि शायद इस बंदे को कभी किसी लड़की ने धोखा दिया है। तभी ज्यादातर जब जिन कपल को ही मारता है तो लड़कियां 99% मर जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो कभी कभार बच जाते हैं। तो इस तरीके से पुलिस ने कई सारी चीजें सोची। इसके अलावा जिन लोगों को भी इसने मारा था उनमें से 2 लड़के बच गए थे। एक तो माइकल था और दूसरा एक और बंदा था, और दोनों ने ही जोडियक किलर की फेस को मतलब देख लिया था। इसके बाद उन्होंने एक स्केच बनवाया और पुलिस ने उस स्केच को पूरे अखबार में और मीडिया में फैला दिया। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाले उस इलाके में मतलब जिस इलाके में ये कत्ल होते थे उस इलाके में बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने लग गए। और इसके बाद पुलिस वालों को जिन पे भी संदेह होता था या फिर लगता था कि इनकी शक्ल इस बंदे से मिलती है तो उनको पकड़ लिया जाता था। इसके अलावा हाइट मैच की जाती थी। तो पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, लेकिन कभी किसी चीज़ से किसी का कुछ मैच होता था, कभी कुछ मैच होता था। मतलब कि किसी की हाइट मैच होती थी, किसी की हल्की फुल्की शक्ल मैच होती थी, तो किसी का फिर फिंगरप्रिंट मैच होता ही नहीं था। तो दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट भी कई बार कार पे और इधर उधर आ गए थे, तो पुलिस वालों के पास इसके फिंगरप्रिंट भी थे, लेकिन फिर भी वो इंसान था ही नहीं जिससे उस फिंगरप्रिंट को मैच किया जा सके। तो बहुत सारे लोगों पे पुलिस वालों ने शक किया, लेकिन फिंगरप्रिंट कहीं मैच होता ही नहीं था। इसके अलावा क्या हुआ, ये ऐसे कर करके जो केस है ये काफी लंबा खिंचता चला गया। करीब 2004 के आसपास पुलिस तंग आ गई और इसके बाद उसने इस केस को क्लोज कर दिया। क्योंकि दोस्तों जो ये लेटर थे ये कुछ सालों तक आए, ये जो कोड है ये कुछ सालों तक आए, और फोन कॉल भी बस कुछ सालों तक ही आए, मतलब 3-4 साल तक। इसके बाद जो ये फोन कॉल थे या फिर ये कोड आने बंद हो गए, और जो ये कत्ल होता था ये बीच बीच में 6 महीने में, 1 साल बाद, 2 साल बाद होते रहते थे। तो पुलिस वाले छानबीन करते थे, लेकिन पुलिस वालों को कुछ मिलता ही नहीं था। तो 2004 के आसपास पुलिस वालों ने इस केस को क्लोज कर दिया, एंड में हार मान के कि शायद अब ये किलर कभी नहीं मिलेगा। ऊपर से पुलिस वाले ये भी सोच रहे थे कि जो ये किलर है इसकी एज लगभग लगभग 40 या 45 साल के आसपास की थी। तो उस हिसाब से इसके जो एज है उसका अंदाजा लगाया जाता था, और ये फिर सोचा जाता था कि 2004 तक हो सकता है ये बूढ़ा हो गया हो या फिर मर गया हो। तो इसी हिसाब से इस केस को 2004 में क्लोज कर दिया गया। लेकिन 1-2 साल बाद दोबारा फिर इस केस को 2008 में खोला गया, क्योंकि पुलिस को कुछ सबूत मिले। तो दोस्तों एक बंदा मिला जिसकी हाइट, जिसका फेस और जिसका रहने का तरीका, या फिर हम कह सकते हैं कि उस इलाके में उस बंदे को कई बार देखा गया। तो ऐसे एक बंदे को गिरफ्तार किया गया 2008 के आसपास। लेकिन उस बंदे से भी जब अच्छी तरह पूछताछ किया गया तो कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो दोस्तों 2008 से अभी तक ये केस ओपन है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया है। इसके अलावा एक और मैं आपको खास बात बता दूं कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी 1970-1980 के आसपास, तो उसी टाइम एक और बंदे पर भी ये शक गया था। उस बंदे की भी हाइट और शक्ल काफी मैच खा रही थी, और जो उसका क्रिमिनल जो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन था वो भी काफी हद तक मैच करता था। तो दोस्तों जब पुलिस वालों ने उस शख्स के बारे में पूछताछ या फिर कह सकते हैं पता करने की कोशिश करी, तो पता चला जो वो बंदा था वो एक स्कूल टीचर था, और उस स्कूल में वो कुछ बंदों के संग दुर्व्यवहार करता था। इसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया, और फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने इन सारी चीज़ों के लिए उसको छोड़ दिया था, और इसके बाद जो वो थोड़ा सनकी सा हो गया था। तो दोस्तों जब पुलिस वालों को इस बंदे की इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो पुलिस वालों को पहले तो लगा हो सकता है ये बंदा हो, क्योंकि इसकी शक्ल, इसका हाइट और जो इसका आइडेंटिफिकेशन था वो भी मैच खाता था। लेकिन पुलिस वालों ने 1-2 साल तक इससे पूछताछ करी जेल में बिठा के, लेकिन इसके पास से भी कुछ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट भी इसका मैच नहीं हुआ और ना ही कुछ और कोई नया सबूत मिल पाया। इसके बाद जेल में ही इसकी 1992 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज तक क्लियर पुलिस वालों को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर जोडियक किलर कौन था। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक ये केस ओपन है, और फिलहाल इस बात की खोजबीन चल रही है कि जोडियक किलर कौन है, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। एक बात और
क्योंकि हो सकता है इस बंदे की अब मृत्यु हो चुकी हो, क्योंकि इसकी एज 80-90 साल तो हो ही चुकी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये अनसॉल्व मिस्ट्री वाली जो किलिंग है, ये कहानी आपको पसंद आई। इस तरीके से मैं आप लोगों को और भी काफी सारी कहानियां सुनाऊंगा अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और ऐसी बेहतरीन कहानियां सुनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।